नमस्कार, आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम हिंदी दिवस को केंद्र में रखकर बात करेंगे हिंदी की दशा और दिशा की, क्योंकि हिंदी हैं हम। लेकिन क्या आप जानते हैं 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए कहा था। साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह ने हिंदी को राजभाषा बनाने का अभियान सभी साहित्यकारों को साथ में लेकर चलाया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय हुआ। 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद हिंदी का दुनिया में चौथा स्थान है बोलने में। हिंदी को आज तक, लेकिन ये एक त्रासदी भी है कि हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया जा सका है और देश में हिंदी आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कानून की भाषा नहीं बन पाई है। जैसा कि हमने कहा कि हिंदी की दिशा और दशा को समझने का प्रयास करेंगे कुछ विशेषज्ञ मेहमानों से। उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। अनिल कुमार शर्मा हैं, उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारत सरकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ संदीप महापात्रा हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वर्चुअली भी दो बड़े और विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाइंस वर्नर वेस्लर हैं, आचार्य इंडोलॉजी, उपसाला विश्वविद्यालय, स्वीडन। आपका बहुत बहुत स्वागत है वेस्लर जी। शुक्रिया, और धन्यवाद। डॉक्टर कल्याणी बोंद्रे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका, वो मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। कल्याणी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, यहाँ पर बात चल रही है दिशा और दशा की। विशेष अवसर है हिंदी दिवस का और हर वर्ष हम हिंदी दिवस मनाए करते हैं। शायद हमें आकलन करना चाहिए कि हम पिछले बरस से इस बरस तक कितना आगे बढ़े हैं, कितना विस्तार कर पाए हैं अपनी भाषा का। क्या स्थिति है वर्तमान? मैं सभी जो दर्शक हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं हिंदी दिवस की। और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, और हिंदी दिवस का क्या उपयोग हो सकता है। आपने ये भी कहा कि आकलन अवश्य उसके ऊपर किया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से जो स्थिति बदल रही है और उसमें भारत सरकार की भी एक बड़ी भूमिका रही है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली है भारत की शिक्षा नीति। जो भारत की शिक्षा नीति वर्ष 2020 में आई, उसने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने बड़ा काम ये किया कि जो भारतीय भाषाओं के बीच में आपसी विवाद या कड़वाहट की स्थितियां थी, उसके बजाय भारतीय भाषाओं में पारस्परिक समन्वय, संवाद और सद्भाव की स्थिति हो। तो भारत में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। उन भाषाओं में कुछ प्राचीन भाषाएं भी हैं जो भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़े हैं। उन भाषाओं में सभी दक्षिण की भाषाएं भी हैं, उनको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और कुल मिलाकर भारतीय भाषाओं में एक समन्वय और संवाद की स्थिति है। तो एक तो बहुत महत्वपूर्ण काम शिक्षा नीति के द्वारा ये किया गया। दूसरा, भारतीय भाषाओं के लिए ये निर्णय किया गया, जो पूरा देश जानता है, कि प्राथमिक स्तर के ऊपर भारतीय भाषाओं के माध्यम से अध्ययन हो, इस बात के ऊपर विचार किया गया। और तीसरा और महत्वपूर्ण काम जो इसमें हुआ, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कलकत्ता में, आसाम में, कोलकाता और बिहार में ये घोषित किया कि अब से प्रोफेशनल कोर्सेज, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, वो भी भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाएंगे। जिसके अनुपालन में फिर एक टास्क फोर्स बनी, मुझे भी उस टास्क फोर्स में रहने का सौभाग्य मिला। और अब 50 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर, 8 भारतीय भाषाओं के अंदर पढ़ाई हो रही है। MBBS के अंदर भी पढ़ाई मध्य प्रदेश के अंदर प्रायोगिक तौर पर शुरू हुई है, और भी कई अलग अलग स्थानों पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि सकारात्मक परिवर्तन हम देखते हैं आज हिंदी दिवस के। यहाँ से कुछ सवाल अगर निकले, क्या आप लोगों का क्या मानना है युवाओं का? जी, सबसे पहले तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा सवाल ये है कि हम अक्सर देखते हैं, हालांकि निसंदेह हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और हमारी वर्तमान सरकार भी उसके प्रति काफ़ी काम कर रही है, लेकिन अगर हम देश से बाहर जाकर देखते हैं तो अंग्रेजी के विषय में जो मान्यता है, हमारी अंग्रेजी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के विषय में मान्यता है कि वो एक भाषा है। लेकिन भारत में आके वो एक क्लास बन जाती है और इसकी जो वजह है, कहीं ना कहीं वो सामाजिक उदासीनता लगती है। तो ये जो चुनौती है,
इसे कैसे दूर किया जा सकता है, मेरा सवाल आप ये है। जी, जी। और जैसे कि कहा कि भारत से जब बाहर निकलते हैं तो इस भाषा की सही परीक्षा होती है, लेकिन भारत की सीमा से परे, 7 समुंदर दूर स्वीडन में लगातार हाइंस वर्नर वेस्लर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हिंदी की सेवा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है भारत से बाहर हिंदी को हिंदी की सही परीक्षा होती है? वैसे हमारे यहाँ दिलचस्पी तो है। एक बात तो ये है कि भारत का जो आकर्षण है पश्चिमी दुनिया में, वो चला आ रहे हैं बहुत दिनों से। अभी लगभग 200 साल से इस तरह की पढ़ाई चली आ रही है। न सिर्फ हमारे यहाँ उपसाला में, पर कई जगहों पर, पूरी पश्चिमी दुनिया में और पूर्वी एशिया में भी, इधर उधर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में भी, तो वो सब है। पर एक बात ये है कि जो छात्र हमारे यहाँ आते हैं, उनके सामने वो मुसीबतें कि बाद में क्या होगा। चीनी के साथ लोग कुछ बन सकते हैं, अरबी के साथ भी कुछ बन सकते हैं, फारसी के साथ जो हमारे संस्थान में पढ़ाई जाती हैं वो भाषाएं, तो उसके उनके सामने हिंदी के साथ वो परिप्रेक्ष्य थोड़ा कम है। और जो आपने अंग्रेजी, जो बहुत अच्छा सवाल था वो अंग्रेजी के मामले में, मैं कह सकता हूँ स्वीडन में लोग अंग्रेजी एक स्कूली जुबान है। लोग अंग्रेजी स्वाभाविक ढंग से नहीं बोलते हैं। वो हमारे लिए एक विदेशी जुबान है, जिस तरह से हिंदी एक विदेशी जुबान है। और मैं ये कह सकता हूँ कि लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर हम आजकल हमारा जो जमाना वो ग्लोबलाइजेशन का कहा जाता है, संसारीकरण कहा जाता है, वो तो सही है, पर वो एक ही जुबान के साथ नहीं होगी किसी भी तरह से। वो अंग्रेजी के साथ नहीं है। हम बहुत अक्सर आधुनिकता अंग्रेजी के साथ जोड़ देते हैं। वो तो ठीक है, पर वो आधुनिकता हमको चाहिए, हम सब लोगों को चाहिए। वो बार अंग्रेजी का मामला अलग सा है उससे। जी, मेरे ख्याल लेकिन से एक हर एक सवाल यहाँ जुबान पर के बच्चे ने अंदर में अपने वेस्लर जी, एक सवाल उसमें और समाहित था कि यहाँ पर अंग्रेजी एक क्लास है। स्वीडन में आपने कहा कि अंग्रेजी वहाँ के लोगों के लिए विदेशी भाषा है, लेकिन क्या वहाँ पर भी वहाँ के लोगों के लिए अंग्रेजी एक क्लास बन गई है या फिर केवल एक लैंग्वेज, एक भाषा मात्र है? एक भाषा मात्र है। मैं निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, हमारे यहाँ एक क्लास नहीं है अंग्रेजी भाषियों का। जैसे कि जर्मन सिखाई जाती है स्कूलों में, यहाँ फ्रेंच भी सिखाई जाती है, इधर उधर दूसरी जुबानें भी हैं। स्पेनिश का काफी महत्व बन गया पिछले सालों में। पर ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी के साथ कोई क्लास बन जाती है, स्पेनिश के साथ कोई क्लास बन जाती है। ऐसा मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है स्वीडन में। संदीप जी, यहाँ पर 75 बरस हो गए हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम लगातार मना भी रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर, लेकिन हम देख रहे हैं कोर्ट की भाषाएं और विशेष रूप से अलग अलग राज्य के हाई कोर्ट्स की भाषा, काम करने की भाषा अभी भी अंग्रेजी है। ये देखिए इसमें जो संविधान में अनुच्छेद 348 है, या संविधान में और भी जो प्रावधान है, उसमें हिंदी भाषा के बढ़ाव के लिए काफ़ी सारे प्रावधान हैं। जहाँ तक ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कोर्ट के लैंग्वेज या भाषा की बात है, 348 में ये प्रावधान है कि 15 साल तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा होगी। परंतु वहाँ पे ये भी प्रावधान है कि कोई अगर हाई कोर्ट के जो गवर्नर हैं या उस स्टेट ने निर्णय लिया कि हमारी जो मातृभाषा है या जो भारतीय भाषा है वो उसके हाई कोर्ट के यूज में आना चाहिए, तो हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि आज के समय में 4 ऐसे राज्य हैं और हिंदी भाषी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। वहाँ पे हाई कोर्ट में आप हिंदी में भी काम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि आज के समय में जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जो जिला न्यायालय जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उस पर आप दलील कर सकते हैं, आप उस पर बहस कर सकते हैं। भले ही वहाँ पे अंग्रेजी से निर्णय दिया जाता हो, परंतु जो व्यक्ति वहाँ पे आता है उसको समझ में आता है कि भाई मेरे जो केस है, मेरे वकील साहब ठीक से पेश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है जो पिछले 4-5 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि उच्चतम न्यायालय में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी एक पहल चल रही है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेजी में होते हैं उसके विभिन्न भारतीय भाषा में उसका ट्रांसक्रिप्ट, उसको ट्रांसलेट करके अनुवाद करके लोगों को दिया जाए, और उसमें सब भारतीय भाषा हैं। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, पिछले 2-1 वर्षों से मैंने ये देखा कि जो उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश रहते हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, मैं रमन्ना जी अभी जो थे उनके बारे में बोल रहा हूँ, और उनसे पहले भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया है कि न्याय प्रणाली जो है उसका भारतीयकरण हो, और उस भारतीयकरण का एक अंश विशेष ये हो कि मातृभाषा में न्याय प्रदान किया जाए। जी जी। और आपको मैं ये याद दिलाना चाहूँगा, अनिल जी ने उसके बारे में बताया है,
न्याय प्रणाली में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जोर दिया है। अभी फिलहाल एक बैठक हुई थी जिसमें पूरे भारतवर्ष से विभिन्न राज्यों से चीफ जस्टिस जजेस आए थे, सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस आए थे। वहाँ पे ये भी जोर दिया गया है कि न्याय व्यवस्था को किस तरह से मातृभाषा में उसका किया जाए। जी, और जी। उसमें काफ़ी सारे मूवमेंट्स भी चल रहे हैं जी जी, भारतीय यहाँ भाषा पर को लेके। हम जब बात करते हैं हिंदी के विस्तार की और हिंदी का विस्तार करने में कौन से तत्व लगातार कारगर सिद्ध हो रहे हैं, उसमें गीत संगीत का नाम सबसे पहले आता है। और हमारे साथ कल्याणी जी लगातार मुंबई से जुड़ी हुई हैं। कल्याणी जी, आपने बात सुनी हमारे विशेषज्ञ मेहमानों की भी, और कुछ सवाल यहाँ पर युवाओं ने भी उठाए। हिंदी को लेकर आपकी क्या सोच है? क्या कला के माध्यम से कला एक बड़ा माध्यम है हिंदी के विस्तार का? जी, बिल्कुल। वैसे तो कहा जाता है कि कला की अपनी भाषा होती है, ख़ास करके संगीत को अगर हम लेके चलें तो ऐसा कहा जाता है कि संगीत को किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर संगीत के साथ भाषा जुड़ जाए, कविता जुड़ जाए, अच्छे शब्द जुड़ जाए, तो उसका एक अलग ही जादू होता है। और हिंदी मैं समझती हूँ कि हमारे देश को संगीत के माध्यम से हिंदी जोड़ती है। क्योंकि अलग-अलग प्रादेशिक भाषा हैं, वो भी बहुत सुंदर हैं। हर एक राज्य की अपनी संस्कृति है, अपना संगीत है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हिंदी गीत-संगीत के माध्यम से ख़ास करके हमारा शास्त्रीय संगीत जो है, उसमें जो बंदिशें होती हैं, वो सब हिंदी या हिंदी की उपभाषाएँ जैसे कि ब्रज भाषा या फिर अवधी, इन सब भाषाओं में होती हैं। तो हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैं समझती हूँ गीत-संगीत में भारत के, ख़ास करके शास्त्रीय संगीत, ठुमरी गायन या फिर जैसे फ़िल्मों के गीत भी हैं, उन्होंने भी शास्त्रीय संगीत को या फिर अपने हमारे हिंदुस्तानी संगीत को जनता तक पहुँचाने का बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि हिंदी अगर आप फ़िल्मों की बात करें, तो फ़िल्मों का संगीत तो हर कोने में पहुँच चुका है। और पुराने जैसे गीत थे उनमें वो कहानी को आगे ले जाते थे। तो जिन लोगों का संगीत में जिनकी इतनी रुचि नहीं थी, उनको भी संगीत सुनने का, क्योंकि वो कहानी को आगे ले जाते थे गीत। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी का हमारे गीत-संगीत में और हमारी संस्कृति को जोड़े रखने में, क्योंकि जी हर एक जगह के जैसे अनुवादित गीत भी होते हैं कई प्रादेशिक भाषाओं के हिंदी में। जी। गुलज़ार साहब ने बहुत सारे किए हुए हैं। भूपेन हज़ारिका जी का जो एक मैं और मेरा साया एल्बम था, वो सब आसामिया गीत थे। तो संगीत तो सुंदर है ही, लेकिन अगर उनका मतलब हम समझ सकें, तो वो अनुवादित गीत जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे कुछ मराठी गीत हैं, वो भी अनुवादित हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है संस्कृति को जोड़ने में और एक-दूसरे की संस्कृति को समझने जी, की और हम कोशिश करेंगे समय निकालकर आपकी कोई बंदिश, आपने कहा संगीत जोड़ता है या फिर आपने कहा कि अनुवाद हो रहे हैं अलग भारतीय भाषाओं के हिंदी में, उस पर भी जो है आपसे चाहेंगे कि कुछ पंक्ति जो है हमारे साथ शेयर करें। यहाँ पर युवा बहुत सारे मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सुना कि किस तरीके से प्रयास सरकार के स्तर पर, न्यायाधीशों के स्तर पर और देश विदेश में हो रहे हैं, कला जगत में भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन क्या ये फलीभूत होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सर, फलीभूत होते नज़र आ रहे हैं और मैं इसको बस अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं इसको व्यक्त करना चाहूँगा। हिंदी ही आधार है हम भारतीयों के व्यवहार का, हिंदी ही आधार है हम भारतीयों के व्यवहार का, बोल समझ सुनकर सोचें जीव जगत उद्धार का, मानव में भी भारतवासी होना बड़ा ही भाग्य है, देशभक्त बस्ती प्राणों में हिंदी सबके साथ है, गोरे काले जात पात अब सबका भेद मिटाना है, हिंदी अपनी माँ है और माँ का सम्मान बढ़ाना है, हिंदी अपनी माँ है और माँ का सम्मान बढ़ाना है। कुछ और युवा? हम जब देखते हैं प्रशासन की भाषा में जितनी भी नीतियाँ तैयार की जाती है वो अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाता है और उसके बाद उसका हिंदी में रूपांतरण किया जाता है। सर, सरकार भी, वर्तमान सरकार भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन इस चुनौती से हम कैसे निपटें? आज भी सरकार प्रयत्न कर रही है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन सर कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें आज हम हिंदी मीडियम के साथ एग्ज़ाम नहीं दे सकते। जैसे सर मेरा खुद का व्यक्तिगत सपना था क्लेट देने का, सर हिंदी में उसका एग्ज़ाम नहीं होता था जिस कारण मैं नहीं दे सका। और सर बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जिसमें हम अपने सब्जेक्ट रख के अगर हिंदी मीडियम से परीक्षा देना चाहें तो हम सर नहीं दे सकते। एक सवाल मैं जोड़ना चाहूँगा जो इन्होंने बताया कि जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो अंग्रेजी में होती हैं मूलतः और उनका हिंदी रूपांतरण किया जाता है, लेकिन जो अनुवाद भी किया जाता है वो भी बहुत दुरूह होता है। यदि हम उस दृष्टि से देखो तो उस चुनौती से भी हम कैसे पार पा सकते हैं? शब्दावली इतनी शुष्क होती है,
जब अनुवाद करते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो हम आम तौर पर बोलचाल की हिंदी में नहीं करते। बड़े दिल से, बड़ी प्रामाणिकता के साथ इन्होंने सबने सवाल किए हैं। बहुत महत्व की बात है कि अब चाहे मेडिकल की परीक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की परीक्षा हो और चाहे विश्वविद्यालयों में प्रवेश की परीक्षा हो, लगातार हिंदी और भारतीय भाषाओं को सम्मानजनक स्थान मिले, ये लगभग पिछले 3-4 वर्ष की ही बात है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मैं समझता हूँ कि हम लोगों की होगी, जिसमें भारतीय भाषाओं को इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करने का अवसर मिल रहा है। हिंदी एक सहायक राजभाषा के रूप में आती है और उसका अनुवाद होता है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। हमें भारतीय भाषाओं में ही मूल रूप से काम करना पड़ेगा अगर हमें भारतीय भाषाओं को स्थापित करना है। उस नाते से ये प्रश्न और सवाल बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। जी संदीप जी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या लग रहा है कि हम उस माइंडसेट से अभी भी निकल नहीं पाए हैं। गुलामी काल का जो माइंडसेट था, 75 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी, और इसके लिए क्या हम एक सामाजिक भारतीय होने के नाते भी दोषी हैं कहीं ना कहीं? क्योंकि सरकार अपने स्तर पर, प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब प्रतिसाद समाज से नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे लोगों के मन में ये परिवर्तन होगा और ये एक सामाजिक परिवर्तन है। इसमें जो एक बड़ा चैलेंज है मुझे जो लगता है कि आज हम लोग भारतीय भाषा की बात कर रहे हैं, परंतु आप भारत के विभिन्न राज्यों में जाएंगे, हो सकता है दक्षिण भारत में उतना नहीं हो, लेकिन मैं जिस राज्य से आता हूँ, उड़ीसा में जैसे, वहाँ पे एक डिबेट चल रहा है कि उड़िया भाषा के आगे जाके क्या होगा हसरा, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि अंग्रेजी की वहाँ पे चलन ज़्यादा हो रहा हो सकता है और भी कई भाषाओं के चलन वहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ये एक डिबेट चल रहा है और ये समाज अपने स्तर पे इस डिबेट को कर रहा है। वहाँ पे बहुत सारे संगठन उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपके मूल प्रश्न था, धीरे धीरे लोगों में ये बात पनपने लगी है कि अपनी जो असली पहचान है उसको ना छुपाया जाए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, मैं भी अगर कभी कभी अंग्रेजी में या हिंदी में बात करता हूँ, तो चूँकि मैं उड़ीसा प्रदेश से हूँ, तो वहाँ की जो बोलचाल है, उच्चारण में वो आ जाते हैं। परंतु मुझे पहले बहुत उसमें संकोच होता था, लेकिन मैं ये सोचा कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, अंग्रेजी बोलता है, कोई रसिया का है, तो उसका एक रशियन जो कहते हैं ना, उस तरह का फ्लेवर आएगा। तो मैं इस माटी का संतान हूँ, इस माटी में जन्मा हूँ, और उसमें थोड़ा सा भी इस तरह का आ रहा है उच्चारण में, तो उसको उस तरह संकोच की तरह से नहीं देखना चाहिए। और रोजगार भी एक बड़ा विषय है कहीं ना कहीं भाषा के इस्तेमाल का। वेस्लर जी, जब आप हिंदी में काम करने के लिए घर से निकले थे, तो आपसे भी आपके घर वालों ने सवाल किया था कि हिंदी की सेवा करके क्या कुछ हासिल होगा? क्या रोजगार से जोड़ा जाए अगर हिंदी को, तो इसका विस्तार ज्यादा होता है, या फिर गौरव की अनुभूति हिंदी भाषियों को हो सकती है? हाँ, उस तरह से जब मैंने इंडोलॉजी का विषय चुन लिया अपनी पढ़ाई के लिए, तो मेरी माँ को बहुत अजीब लगा। पर आप कहती हैं तुमने ठीक किया, जो करना था तुमने किया, और उस वक्त मैं सहमत नहीं थी, पर अब तो मैं देखती हूँ कि वो सही है। वैसे वो रोजगार का सवाल वो महत्वपूर्ण है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो इतिहास का सवाल और आत्मविश्वास का, वो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो इतिहास हमारे कंधों पर एक बोझ सा है, वो एक भार सा है, और दूसरा है वो एक बोध है और एक प्रोत्साहन देने वाली शक्ति भी है। दोनों होनी चाहिए, दोनों इसके साथ है। मैं खूब बिल्कुल मानता हूँ कि भारत का महत्व बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें कोई आर्थिक स्तर पर उसमें कोई शक नहीं है। आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर भी और सांस्कृतिक स्तर पर भी, और हम सब किसी तरह से विदेश भारत के साथ है उसमें, क्योंकि अंदर अंदर में हम सब पश्चिमी दुनिया में और पूरी एशिया में भी हम सब जानते हैं कि चीन का मुकाबला कौन कर सकता है। मैं न सिर्फ वो अब सेना की बात करता हूँ या इस तरह की बात करता हूँ, पर वो आर्थिक मामले हैं, अब हमारे सामने क्लाइमेट चेंज वाला मामला है, वो सब हमारे सामने है। इसको देखना चाहिए और उसमें भारत का बहुत बड़ा महत्व है। जी कल्याणी जी, यहाँ पर बात चल रही है कि रोजगार से अगर जोड़ा जाए हिंदी भाषा को, तो इसका विस्तार हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि विशेष रूप से जिसे बॉलीवुड हम लोग आजकल कहा करते हैं, हिंदी सिनेमा को, वहाँ पर हिंदी फिल्मों से कमाया जाता है, लेकिन जब सामाजिक व्यवहार होता है बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा से जुड़े लोगों का, तो उनका व्यवहार अंग्रेजी में होता है। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है भाषा को लेकर? जी, मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है वो आजकल का ज्यादा है, क्योंकि पुराने जमाने में अगर आप देखें तो हिंदी ही
भाषा थी जिसके माध्यम से बातचीत होती थी, बॉलीवुड की भी, और सब कारोबार हिंदी में ही होता था। मुझे याद आ रहा है जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने जर्मन लैंग्वेज ली थी एक विषय के तौर पे। तो एक जर्मन महिला थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भारत में सब यूरोपियन भाषाएँ क्यों सीखते हैं? आप अपनी इतनी सारी भाषाएँ आपकी हैं, प्रादेशिक भाषाएँ भी हैं, जी। हिंदी तो वैसे सिखाई जाती है, लेकिन आप अपनी किसी भाषा में क्यों नहीं काम करते? तब जाके मुझे ये महसूस हुआ कि हाँ, ये सच है कि हम कहीं न कहीं, जैसे बात हो रही थी ना कॉलोनियल माइंडसेट की, या फिर एक क्लास की जैसे बात हो रही थी कि एक मॉडर्निज़्म की एक भावना है कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, या फिर क्योंकि अभी तक तो बहुत सब शिक्षा भी अंग्रेज़ी में ही होती थी, तो इसके प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ सब अंग्रेज़ी में, तो शायद वो एक ये रहा होगा कि जिसकी वजह से एक क्लास बन चुकी है, और सबको बॉलीवुड में, कि जैसे आपने बात की कि बातचीत अंग्रेज़ी में होती है, सब स्टार्स जो बात करते हैं वो अंग्रेज़ी में करते हैं। तो मुझे लगता है ये वो सब ये नहीं, मैंने चीज़ें सवाल मिला इसलिए के वो किया एक कि अगर आप किसी चीज से ग्रहण कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है उसको कुछ देने का। वो ऐसा यहां पर नजर नहीं आ रहा है। कुछ युवा कुछ और पूछना चाहते हैं। मेरा प्रश्न था, जैसे कि बात उठी रोजगार को लेकर के, हिंदी का ज्ञान लेकर आप कितना रोजगार पा सकते हैं। लेकिन जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं या भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ पर शासकीय क्षेत्र में मैं मानूंगा कि काफ़ी हद तक हमने परिवर्तन किया है और हिंदी भाषा की स्थिति काफ़ी अच्छी हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर, जैसा कि हम जानते हैं, निजी क्षेत्र जो भारत का प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत अधिक भूमिका निभाता है अर्थव्यवस्था में। तो वहाँ पर पहले स्टेज से लेकर साक्षात्कार के लेवल तक हमको अंग्रेजी का ही सामना करना पड़ता है। तो क्या इस मानसिकता से गुजरने में हमको कितना परिवर्तन की आवश्यकता है और क्या हो पाएगा ऐसा? भारतेंदु हरिचंद जी के कथन से अपना प्रश्न शुरू करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर वाणी, 20 कोस पर पगड़ी बदले, 30 कोस पर धानी। तो मेरा प्रश्न ये है कि हिंदी भाषा का विश्व स्तर पे जो पहचान है, उसके लिए कहीं न कहीं उसका स्तर बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। और हिंदी भाषा के सबसे सामने जो ऐसा कि जो अंग्रेजी भाषा के जो गुलाम शुभचिंतक ऐसा कहते हैं कि हिंदी भाषा जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली पे उतना पकड़ नहीं है, तो इस पे किस तरह से हम हिंदी भाषा पे काम कर सकते हैं? जी जी, समय समाप्त होने वाला है। जल्दी से टिप्पणी की तकनीकी भाषा है क्या हिंदी? जी जी, 3 बिंदु हैं। मैं कहूँगा कि एक तो जो प्रतिबिंब जी ने कहा कि पूरे देश में एक अभियान चलाने की, एक जागृति की, एक स्वाभिमान की, एक गौरव की, एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है। जब तक वो सम्मान नहीं होगा, जब तक वो आत्मविश्वास नहीं होगा, गौरव नहीं होगा, तो भारतीय भाषाएं स्थापित नहीं हो सकती। जो दूसरी बात आपने कही, तो जैसे मैंने कहा कि इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हिंदी कहीं बोली ना बनकर रह जाए। भारतीय भाषाएं, अभी उड़िया का बता रहे थे, बोली बनकर ना रह जाए। अगर हम उसे ज्ञान और विज्ञान की भाषा बनाना है, तो जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, चाहे MBBS है, चाहे इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, सिविल सर्विसेज है, उसकी भाषा वो बननी चाहिए। तो ये जो आपने बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक रोजगार की कोई भाषा, भारतीय भाषाएं नहीं बनेंगी, ज्ञान विज्ञान की भाषाएं नहीं बनेंगी, तो बोली बनकर रह जाएगी। और जो आपने कहा है कि निश्चित रूप से हिंदी को अपनी बोलियों से भी ग्रहण करना चाहिए, भारतीय भाषाओं से भी ग्रहण करना चाहिए और अंग्रेजी से भी ग्रहण करना चाहिए। अभी हमको जो आगे की जो छलांग लगानी है भारतीय भाषाओं को, हमारे यहाँ पर 15 से ज़्यादा राज्य जिनकी आबादी 4 करोड़ से ज़्यादा है। तो हमारा देश बहुत विशाल देश है और हमें सब हिंदी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं को विकास की आवश्यकता है। इसलिए समस्त भारतीय भाषाएं आपस में जुड़ें, हम अपनी बोलियों से अवधी, ब्रजभाषा और सबसे ग्रहण करें, और उसके साथ साथ जहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं से ग्रहण करते हैं, अपनी भाषा को सशक्त बनाएं। जी जी, और कहीं ना कहीं हमें क्या अपनी बड़ी जो हमारी जनसंख्या है उसको एसेट बनाना चाहिए हिंदी के विस्तार के लिए भी। निश्चित तौर पे आज अगर देखेंगे अमूमन भारतवर्ष में दक्षिण के राज्यों में भी जहाँ पे आमतौर पे हमने देखा है कि हिंदी का विरोध हुआ, वहाँ पे भी हिंदी भाषाभाषी लोग हैं। अब केरल में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, कर्नाटक में तो है ही, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो है ही। तो एक अगर लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव, अगर बृहद परिदृश्य देखेंगे तो हिंदी का प्रचलन सुदूर अरुणाचल में भी है। अरुणाचल के जो लोग जितने अच्छे हिंदी बोल पाते हैं, हो सकता है मैं और आप मतलब शुरुआती तौर पर तो फिजी में है, सूरीनाम में है, फिजी में लंबा समय बिताया है। तांजानिया में मेरे एक मित्र वहाँ पे अभी कार्यरत हैं, तो उन्होंने एक वीडियो क्लिप मुझे भेजा था। वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था और हिंदी में आके वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हिंदी में वो लोग गाना गा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं।
तो हिंदी का एक सर्वव्यापी भी एक प्रतिफलन है। निश्चित तौर पे जो रोजगार की और उस सब बात है वो और सारे भाषाओं के साथ भी है, और सारे भारतीय और प्रादेशिक भाषाओं के साथ है। परंतु अगर आप देखेंगे कि हिंदी का प्रचलन और उसका जो एक्सेप्टेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी, और समय समाप्त हो रहा है, लेकिन एक मैंने वादा आपसे लिया था कल्याणी जी कि आपकी कोई बंदिश या आपने जो अनुदित कोई गीत है वो हमारे साथ साझा करें तो हम संपन्न करें इस अपने कार्यक्रम को। जी, एक महिला दिवस के अवसर पर ये गीत मैंने कंपोज किया था। हमारी एक पारिवारिक मित्र है फूला कौल जी, उन्होंने ये लिखा है, तो उसके चंद पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। भारत की नारी हो, शक्ति का अपार प्रवाह, अंबर का अनंत फैलाव, चंद्रमा की शीतलता तुम भारत की नारी हो, सरस्वती का पूर्व भंडार, शक्तिशालिनी दुर्गा हो तुम, शांति स्वरूपा तेजस्वी हो, घर समाज का तिलक अभिमान, तुम भारत की नारी हो। धन्यवाद। और मैं चलते चलते हाइंस वार्नर युवाओं को लेकर कुछ 4 पंक्तियां हैं, मैं सुनाना चाहूँगा कि क्योंकि सारा जो सामने बैठे हैं सारा दारोमदार इन्हीं पर है, तो पंक्ति मेरी कविता है भटका हुआ भविष्य। वो पंक्ति कुछ इस तरह से है कि उसे आवाज़ दो, मतलब युवाओं को उसे आवाज़ दो, वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी, वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी, उसे आवाज़ दो। उसमें कुछ है जो खोलता है, तुतलाता ही सही, अपनी भाषा तो बोलता है, उसे आवाज़ दो। उसने आना है अवश्य, क्योंकि वही तो है अपना भटका हुआ भविष्य। धन्यवाद। और मुझे याद है कि बरसों पहले आपने यूपीएससी के गेट के बाहर एक छोटी सी नाटिका भी की थी, भारत बनाम इंडिया। उसका भी एक गीत था, हम भारत में भारत की भाषाएं लाएं। जी, आखिरी टिप्पणी वेस्लर जी मैं चाहूंगा और संपन्न करते हैं इस कार्यक्रम को। क्या संभावना देख रहे हैं हिंदी को लेकर? हाँ, मुझको लगता है अगर भारतीय विदेश नीति उसकी तरफ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की तरह जाएं और हिंदी फैलाने में कुछ सक्रिय ढंग से मेहनत करें, तो मेरे ख्याल से आकर्षण छात्र अपने आप से आएंगे इसके लिए। चलिए, आपने समय निकाला सुदूर से, और दूसरी बार है कि आप हमारे साथ हिंदी पर बात कर रहे हैं और हिंदी की सेवा सतत आप कर रहे हैं, और आपसे प्रेरणा लेकर हम भी गौरव की अनुभूति करें और हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें अपनी दिनचर्या में। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेस्लर जी, कल्याणी जी आपका भी, अनिल जी आप स्टूडियो में आए, और संदीप जी आपका भी, और आप जनता जनार्दन का भी, जिसकी भागीदारी यहां पर बहुत बेहतरीन रही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा, नमस्कार।